हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का प्रश्न अभ्यास का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला चैप्टर के अभ्यास का टोटल क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। जो भी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रश्न अभ्यास में जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी का आज हम लोग सल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बोला जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो कौन सा कथन असत्य है? अभिक्रिया ये रहा, अभिक्रिया है, अभिक्रिया दिया हुआ है लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर लेड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अभिक्रिया में दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड जो है कार्बन से अभिक्रिया कर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला में हो रहा है कि शीशा उपचयित हो रहा है, जो शीशा है लेड है वह उपचयित हो रहा है। पहला कथन यह दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ईथर शीशा है, शीशा ऑक्साइड है, तो ये दोनों असत्य है क्योंकि शीशा उपचयित है। इधर शीशा केवल नहीं है, यहाँ पे क्या है लेड ऑक्साइड है और इधर कार्बन है। तो ये दोनों में से कोई या तो अपचयित या उपचयित होगा, लेकिन पहला कंडीशन में कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। तो इधर केवल शीशा तो है नहीं, लेड ऑक्साइड है, शीशा के साथ ऑक्साइड भी है। और इधर बोला रहा है, बी में बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर नहीं है, इधर तक केवल कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर है। तो ये दोनों नहीं, कथन नहीं हो सकता। फिर तीसरा में बोल रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है और कार्बन इधर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। उपचयन अपचयन पढ़ाया गया है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। यह आंसर सही है, यह कथन सत्य है। तीसरा में बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यह भी हो रहा है, यह दोनों हो रहा है। लेकिन हम लोग को छांटना क्या है, असत्य बताना है। तो असत्य बताने के लिए भी कथन दिया हुआ है ए एवं बी। ए एवं बी क्या है, असत्य है। शीशा उपचयित हो रहा है, तो शीशा उपचयित नहीं हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित हो रहा है। तो ये दोनों असत्य है क्योंकि यह नहीं हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए एवं बी। ए एवं बी क्वेश्चन आंसर सही है। दूसरा में दिया था ए एवं सी, तो अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर मिल चुका। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न 2 में दिया है फेरस Fe2O3 दिया हुआ है। Fe2O3 अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर Al2O3 Fe बना रहा है। तो इसको पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखेंगे जो Fe है वह एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम O3 में बदल जा रहा है, Fe को विस्थापित कर दे रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया यह होगा। देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया है तो संयोजन गलत है। दूसरा में दिया है द्विविस्थापन, यह भी नहीं होगा। तीसरा में वियोजन अभिक्रिया भी यह नहीं है। चौथा में दिया है विस्थापन, तो आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो Fe के साथ आयन है वह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो यह हो जाएगा
विस्थापन अभिक्रिया। यह तक प्रश्न 2, अभ्यास का प्रश्न 2 था। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। जो लौह चूर्ण है वह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या होगा। तब सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, तनु हाइड्रोलिक लौह चूर्ण से, लौह चूर्ण क्या होता है तो फेरस से Fe से अभिक्रिया कर रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए सूत्र हो जाएगा HCl। अभिक्रिया कर बना के आ रहा है, अम्ल डालने से अभिक्रिया करेगा तो यह क्या में बदलेगा, तो यह बनाएगा फेरस FeCl2 प्लस H2, यह बनाएगा। जब लौह चूर्ण पर सबसे पहले इस समीकरण को देखेंगे, यह समीकरण संतुलित है अथवा नहीं। Fe इधर, एरो के इस साइड Fe है 1, इधर भी Fe है 1, तो Fe ठीक है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन इधर है 1, अब हाइड्रोजन इधर है 2, तो हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2। अब देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है, तो यह संतुलित हो गया। Fe इधर 1 है, इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी 2, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2। अब संतुलित हो गया समीकरण। अब इस पे बोल रहा है सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो वह क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है और आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखते हैं उत्तर। जब किसी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण जो होते हैं वह संतुलित समीकरण कहलाता है। अब संतुलित समीकरण कैसा होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके तीर के दोनों ओर उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि तीर का जो निशान होता है उसके दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका आंसर हो गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है उसके बारे में जानेंगे। किसी रासायनिक समीकरण को सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर रोल कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आप सबको दिखे। किसी रासायनिक समीकरण को
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो उसको निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसी कारण इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इसको चलिए फिर से हम समझा देते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, वरना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। बोला जा रहा है कि निम्न कथन जो है, नीचे दिया गया कथन है, उसको रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर संतुलित करना है। ए में दिया है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। ए में दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके मतलब अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है? समीकरण लिखना है और समीकरण लिखने के पश्चात उसको संतुलित करना है। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 प्लस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर रहा था, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अब बना क्या रहा है? अमोनिया बना रहा है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन गैस है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर NH3 का निर्माण कर रहा है। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए देखेंगे, संतुलित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं। नाइट्रोजन इधर कितना है? नाइट्रोजन एरो के इस तरफ 2 है और इधर कितना है? नाइट्रोजन 1 असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर क्या है? नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। अब देखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एरो के इस तरफ 2 है और इस तरफ कितना है? हाइड्रोजन इस तरफ 3 दूना 6 है। हाइड्रोजन इधर 6 हो गया। 3 दूना 6 हो गया हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोजन है 2, तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 6। तो ये समीकरण हो गया संतुलित। बोल रहा था क्वेश्चन 5 में कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लिए। नाइट्रोजन का होता है N2 और हाइड्रोजन का होता है H2 और ये बनाता है अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसको संतुलित करना था तो हम लोग संतुलित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है।
तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का? हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S प्लस वायु में, तो वायु का सूत्र होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और बना रहा है जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल का सूत्र होता है H2O प्लस क्या बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये हो गया इसका सूत्र। अब इसको हम लोग को क्या करना है संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। इधर हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। यह संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है इसका। अब देखेंगे सल्फर इधर, सल्फर का संख्या इधर कितना है 1, सल्फर इधर भी है 1, यह भी संतुलित है। अब इसका देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर है 2, एरो के इस तरफ ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, यह भी नहीं, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गया यह ऑक्सीजन इधर 3 है। अब ऑक्सीजन को हम लोग को संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन इधर कितना है 3 दूना 6। सबसे पहले यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 तो 2 दूना 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 है, इसके आगे लगा देंगे तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 4 दोनों तरफ हो गया, यह हो गया संतुलित। लेकिन अब देखते हैं हम कि सल्फर का जो बैलेंस है वह बिगड़ गया। सल्फर इधर कितना हो गया, इधर सल्फर 1 1 है, यहाँ पे लगा देंगे 2। तो अब हाइड्रोजन को देखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन हो गया 2 दूना यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 दूना 4, ये हो गया। अब सल्फर देखेंगे तो सल्फर इधर हो गया 2, इधर है 1, सल्फर इधर 2 हो गया और इधर है 1। तो 2 करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको आगे 2 लगा देंगे, हो गया 2। अब देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा यहाँ पे बढ़ गया, 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। तो इधर 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6। अब यह संतुलित है। यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब यह क्या है संतुलित है, यह समीकरण अब संतुलित है। तो इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे नंबर सी में बोला जा रहा है, नंबर सी में बोल रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। जो एल्युमिनियम सल्फेट है वह अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है सी में। तो सी का सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड अब बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहा है। सबसे पहले इसका सूत्र हम लोग लिख लेते हैं।
सूत्र लिखेंगे, इसका हो जाएगा AlSO4 ट्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट का होता है AlSO4 के ट्राइस, और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? अभिक्रिया कर बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने के लिए देखेंगे हम सबसे पहले एल्युमिनियम देखेंगे। एल्युमिनियम देखेंगे, एल्युमिनियम इधर कितना है? एल्युमिनियम इधर है Al2 होगा, Al2SO4 का ट्राइस। अब यहाँ पे होगा BaCl2 AlCl3 BaSO4। चलिए सही है। एल्युमिनियम इधर 2 है, एल्युमिनियम हो गया 2। एल्युमिनियम इधर कितना है? एल्युमिनियम इधर है 1, इधर 1 है, अब इधर 2 है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे 2। अब एल्युमिनियम इधर भी 2, एल्युमिनियम इधर भी 2, यह संतुलित हो गया। अब देखेंगे सल्फर का। सल्फर इधर कितना है? सल्फर है इधर 3, और सल्फर इधर कितना है? सल्फर इधर है 3, इधर सल्फर है अभी सल्फर 1 है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे 3। अब सल्फर इधर भी 3 है, अब सल्फर इधर भी 3, सल्फर का काम हो गया। अब देखेंगे सल्फर हो गया। अब देखेंगे बेरियम। बेरियम इधर कितना है? 1, और इधर है बेरियम इधर 3 हो गया, इधर 1 है, इधर 3 हो गया। तो बेरियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब इधर भी 3 बेरियम, इधर भी 3 बेरियम। अब देखेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन इधर कितना हो गया? 3 दूना 6, क्लोरीन इधर 6 हो गया, और क्लोरीन यहाँ पे 3 दूना 6, यह हो गया संतुलित, यह संतुलित हो गया। इसको आप दोबारा से अच्छी तरह से देखेंगे। हम शॉर्ट में मतलब ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं बताते चल रहे हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। जो पोटेशियम धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बना रहा है। डी नंबर में क्या कर रहा है? तो इसका सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? आप लोग को पता होगा, K होता है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? जल से। जल का सूत्र होता है H2O। अभिक्रिया कर क्या बना रहा है? अभिक्रिया करके बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KaOH प्लस H2 गैस उत्पन्न कर रहा है। तो यह इसका हो गया सूत्र, इसका सूत्र हो गया यह। अब इसको करना क्या है हम लोग को? संतुलित। चलिए संतुलित करते हैं। पोटेशियम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। पोटेशियम इधर 1 है, बराबर के इधर भी 1 है, यह संतुलित है। अब देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर कहता है 2, अब 1 3, इधर 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन
3 हो गया। तो अब इसको संतुलित करना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है हम लोग को। तो हाइड्रोजन संतुलित कैसे होगा, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगा दिए तो 2 दूना हाइड्रोजन, इधर हो गया 4, इधर हो गया 2, इसके आगे भी 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया 4। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ये संतुलित है। अब लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ गया। पोटेशियम इधर कितना हो गया 1 और इधर पोटेशियम हो गया 2। तो पोटेशियम इधर 1 है, इधर पोटेशियम 1 है और इधर 2 हो गया, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। पोटेशियम इधर भी 2 हो गया, पोटेशियम इधर भी 2। अब यह संतुलित है, पोटेशियम इधर भी 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 2 दूना 4, हाइड्रोजन इधर 2 2 4। ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 2। अब यह समीकरण संतुलित है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5 का डी। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न, थोड़ा सा ऊपर रोल करते हैं हम, बोल रहा है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। समीकरण दिया हुआ है, इसको करना है हम लोग को संतुलित। चलिए संतुलित करते हैं। यहाँ पे दे दिया है NHO3 दिया है और इधर दे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। तो इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। चलिए संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन लेंगे। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, इधर है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 और 2 3 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है और एरो के इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर 3 है। अब क्या किया जाए, हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग, तो इधर पे 2 है, इधर 3 है, तो मामला गड़बड़ है। अब देखते हैं करना क्या है। हाइड्रोजन संतुलित करना है हम लोग को, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, इधर हो गया 4। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2, 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन हो गया संतुलित। हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4, यह हो गया। अब देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया 2 और इधर नाइट्रोजन है 2, यह संतुलित है। चलिए यह संतुलित है। अब देखेंगे हम लोग किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना है 3 दूना 6 और 2, यहाँ पे 8 है। ऑक्सीजन इधर 8, इधर देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 8, यह भी संतुलित है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग कैल्शियम Ca। कैल्शियम इधर कितना है, कैल्शियम इधर है 1, कैल्शियम एरो के इस तरफ 1 है, इस तरफ देखेंगे कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यह हो गया संतुलित। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
दिया है NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O, इसको संतुलित करना है। चलिए करते हैं संतुलित। इधर देखा जाए Na को सोडियम अगर हम लोग देखते हैं सोडियम, तो सोडियम एरो के इस तरफ है 1, इस तरफ सोडियम 1 है, इस तरफ है 2। सबसे पहले इसका गड़बड़ खेला है। सोडियम को हम लोग संतुलित करने के लिए लगा देंगे यहाँ पे 2। अब इधर सोडियम 2 हो गया, इधर भी 2, यह हो गया संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 6 है। ऑक्सीजन इधर हो गया 6। इधर ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे है 4, यहाँ 1, 5 है, तो 6 करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गया 6। अब देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 है। इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब हम लोग देखेंगे सल्फर S। सल्फर देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, और इधर भी सल्फर 1 है, तो यह भी हो गया संतुलित। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया है NaCl AgNO3, अब AgCl NaNO3, इसको हम लोग को करना है संतुलित। इसको संतुलित करने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सी नंबर का देखेंगे। सबसे पहले सोडियम लेते हैं। सोडियम लिए, सोडियम एरो के इस तरफ कितना है 1, सोडियम इधर भी 1, यह संतुलित है। उसके बाद हम लोग लेते हैं Cl। Cl इधर कितना है, Cl इधर है 1, और इधर Cl इधर भी 1 है। अब सिल्वर लेते हैं Ag। Ag इधर है 1, इधर भी Ag है 1, यह भी संतुलित है। अब बच गया क्या चीज, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितना है 1, 1, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, 1, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है 1, यह भी संतुलित है। अब बचा क्या, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 3, यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण ऑटोमेटिक संतुलित है। अब क्वेश्चन नंबर डी को अब हम लोग को संतुलित करना है। थोड़ा सा इस पेज को हम मोड़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखे। डी में अब देखेंगे। डी में दिया है बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। चलिए इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे Ba, बेरियम। एरो के इस तरफ 1 है, एरो के इस तरफ भी 1 है, यह संतुलित है। उसके बाद लेंगे क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन देखते हैं तो इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है क्लोरीन। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब क्लोरीन इधर भी 2 है, इधर भी 2, क्लोरीन का खेल हो गया। अब देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन इधर यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन भी हो गया। अब हम लोग लेंगे सल्फर एस। सल्फर इधर देखते हैं तो यहाँ पे 1 है और सल्फर इधर भी 1 है, यह भी हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4, यह भी हो गया संतुलित। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला में दे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसके लिए हम लोग को क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब जब इसमें हम लोग देखते हैं तो कैल्शियम यहाँ भी 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यह संतुलित है। अब ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1 4, यह समीकरण जो है यह संतुलित है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी में दिया है जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण करता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हो जाएगा जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 अभिक्रिया कर बना रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2 प्लस Ag, यह हो गया इसका सूत्र। अब इसको संतुलित करना है। इसको अब हम लोग को क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखा जाए तो यह संतुलित ही है, केवल थोड़ा सा इसमें देखिए, इसको संतुलित करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 लगा देना है और यहाँ पे 2 लगा देना है, यह हो गया संतुलित। Zn इधर 1 है, Zn यहाँ पे भी 1 है। Ag देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, Ag यहाँ पे भी 2 है। नाइट्रोजन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे है नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखा जाए तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 दूना 6, यह समीकरण संतुलित हो गया। अगला देखेंगे। अगला में दिया है एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से, एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कर बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सूत्र। सूत्र होगा एल्युमिनियम का Al प्लस कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2 एरो का साइन देंगे, फिर बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3
प्लस Cu। यह हो गया इसका सूत्र। अब इसको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे। देखते हैं, एल्युमिनियम इधर है, एल्युमिनियम इधर है एक, एल्युमिनियम इधर एक है, यहाँ पे भी एक, यह ठीक है, एल्युमिनियम संतुलित है। अब देखेंगे Cu कॉपर का, Cu इधर एक है, Cu इधर भी एक है, यह भी ठीक है। अब क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन इधर है 2 और क्लोरीन इधर है 3, यह असंतुलित है। तो अब क्लोरीन के आगे यहाँ पे लगा देंगे, ब्लैक पेन से हम करते हैं, यहाँ पे लगा दिए 2, तब इधर क्लोरीन हो गया 3 दूना 6, इधर क्लोरीन हो गया 6, अब इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन 2 है, तो इसके आगे भी लगा देंगे 3 दूना 6, ये हो गया। अब देखा जाए तो कॉपर का यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया और एल्युमिनियम का भी। अब यहाँ देखेंगे कॉपर यहाँ पे हो गया 3, कॉपर यहाँ पे 3 हो गया, अब यहाँ पे कॉपर है 1, तो इसको अब यहाँ 3 लगा देंगे, अब हो गया कॉपर भी 3। अब देखेंगे एल्युमिनियम यहाँ पे हो गया 2, एल्युमिनियम यहाँ पे है 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो इसके आगे भी लगा देंगे 2, यह समीकरण संतुलित हो गया। अब देखते हैं आगे, डी नंबर में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। जो बेरियम क्लोराइड है पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा सूत्र, तो चलिए सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होता है BaCl2 प्लस K2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2KCl। यहाँ पे 2 केवल लगा देना है इसमें। अब देखते हैं यह संतुलित है कि नहीं। देखिए बेरियम इधर है, बेरियम इधर है, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2, पोटेशियम इधर 2 है तो पोटेशियम इधर भी 2, SO4 इधर 1, SO4 इधर 1, यह समीकरण संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पहला में है पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को सूत्र लिखना है, अभिक्रिया के लिए सूत्र लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण सूत्र लिखना है और उसका प्रकार बताना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड तो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। ये अभिक्रिया कर रहा है बेरियम आयोडाइड से BaI2 और दे क्या रहा है, दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, यह अभिक्रिया है। सबसे पहले इसको हम लोग
संतुलित करेंगे। उसके बाद प्रकार भी बताना है। तो इसको संतुलित कर लेते हैं। सबसे पहले संतुलित करने के लिए इसमें 1 मिनट संतुलित करना है इसको। अब इधर देखते हैं हम लोग पोटेशियम। सबसे पहले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम इधर 1 है, पोटेशियम इधर भी 1 है। अब देखेंगे ब्रोमीन Br इधर 1 है, Br इधर 2 है, इधर 2 है और Br इधर 1 है। अब इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब इधर भी 2 Br, इधर भी 2। उसके बाद देखते हैं उसके बाद Ba देखेंगे। इधर पोटेशियम देखें तो Br इधर कितना हो गया 2, Br इधर भी हो गया 2। अब देखते हैं इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना है। अब देखेंगे Ba इधर कितना है, Ba इधर 1 है, Ba इधर भी 1, यह संतुलित है। अब देखेंगे आयोडीन के, इधर 2 है, इधर 1 है। आयोडाइड के देखेंगे तो इधर 2, इधर 1। इसको 2 करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। अब देखते हैं तो ये क्या है, पूरा संतुलित हो चुका है। यह हो गया संतुलित। अब इसमें देखते हैं कि Br के जो आयन है, Br जो है वह Br आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम के साथ आयोडाइड कर लिया अभिक्रिया, और बेरियम के साथ Br कर लिया। मतलब एक दूसरे के आयन परिवर्तित हो गया। तो यह कौन सा विस्थापन अभिक्रिया तो नहीं है, विस्थापन में केवल एक होता था, इसमें दोनों का आयन अदला बदली हो गया। तो दोनों का आयन अदला बदली हो गया, तो यह कौन सा अभिक्रिया है, यह हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम लोग को अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। तो यह हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह हो जाएगा, यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जिंक कार्बोनेट जो है वह, जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। अभिक्रिया कर रहा है, मतलब टूटकर ZnO जिंक ऑक्साइड बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया Zn इधर भी 1 है, Zn इधर भी, कार्बन 1 कार्बन 1। और तो यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, यह अभिक्रिया हो गया, इधर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन 3। यह अभिक्रिया क्या है, यह समीकरण संतुलित है। और यह कौन सा अभिक्रिया है, यह टूट रहा है, एक आयन टूटकर एक से अधिक बन रहा है। तो वियोजन में होता है कि एक से अधिक टूटकर बनता है। तो यह हो गया वियोजन अभिक्रिया। यह हो गया वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसके लिए सूत्र हो जाएगा H2 क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है HCl।
इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग सिंपली 2। अब यह समीकरण संतुलित है। अब इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। 2 मिल रहे हैं, 1 बन रहे हैं, तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी का है क्वेश्चन नंबर 8 का ही डी है कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे Mg। मैग्नीशियम जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, और बना क्या रहा है? बना रहा है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस H2। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पे केवल 2 लगा देना है, यह हो गया संतुलित। Mg इधर 1 है, Mg 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2। अब इसमें देखा जाए तो इसमें मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर कर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना दे रहा है। तो यह अभिक्रिया किस में है कि केवल विस्थापित कर उसका यौगिक, तो विस्थापन अभिक्रिया। यह हो गया विस्थापन अभिक्रिया, यह विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय या साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण होता है उस समय या उसके साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ या समय ऊर्जा का अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए उदाहरण देना है, तो उदाहरण यह रहा, यह जो मीथेन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देता है। यह हो गया ऊष्माक्षेपी का उदाहरण, यह ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, यह ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया। दूसरा में देखा जाए तो यह भी सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहा है और 2AgCl2 में परिवर्तित हो रहा है, यह हो जाएगा ऊष्माशोषी का उदाहरण। यह सब ऐसे पीछे के वीडियो में भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अभ्यास में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको बताना जरूरी है। ऐसे ये सब पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। जो श्वसन है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? वर्णन करना है। तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के समय, जो हमारा शरीर है उसमें पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ है जैसे चावल, आलू, ब्रेड इत्यादि में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो भोजन हम लोग करते हैं उस टूट कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण कर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी जस्ट इसी प्रकार होता है। जब अभिक्रिया होता है उस समय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए दोनों का प्रक्रिया सेम है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है।
इसका उदाहरण सूत्र हो जाएगा यह C6H12O6 6O2 से अभिक्रिया कर कर ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक हो। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ता है तब एक बनता है, और वियोजन में है कि एक टूटकर अनेक में परिवर्तित होता है। तो यह रहा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। और यह रहा वियोजन का अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। प्रश्न 12 उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसका सूत्र हो गया, पहला में ऊष्मा के रूप में यहाँ पे ऊर्जा प्रदान किया जा रहा है। दूसरा है 2AgCl सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहा है और सिल्वर और क्लोरीन बना रहा है। तीसरा में विद्युत के रूप में ऊर्जा को प्रदान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या पदार्थ कम क्रियाशील तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक या उसके स्थान से विस्थापित यानी हटाकर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FeCuSO4 में देखा जाए तो फेरस जो है कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट और कॉपर बना ले। जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका सूत्र रहा यह Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और NaCl का निर्माण कर रहा है। चौथा में है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखे। तो इसका लिए अभिक्रिया है AgNO3Cu CuNO2Ag। यह इसके लिए अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के निर्माण के समय अविलय लवण प्राप्त होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के निर्माण के समय अविलय लवण प्राप्त होता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान कर यह अविलय लवण प्राप्त करता है और इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी दीजिए। उपचयन और अपचयन। उपचयन का सबसे पहले देखें। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें अपचयन कहते हैं। इन सभी का वीडियोज बन चुका है, फिर भी हम यहाँ पे
शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। तो 2Cu+O2 यह संयोजन उपचयन हो गया। इसी का दूसरा उदाहरण ये रहा। लेड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेड सल्फेट का निर्माण कर रहा है। यह उपचयन का उदाहरण रहा। अपचयन, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उन्हें अपचयन कहते हैं। जैसे 2Cu+H2 Cu+H2O, यह जो उदाहरण है अपचयन का है। 17वां, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है। एक भूरे रंग का जो चमकदार तत्व है X है, उसका नाम नहीं पता है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जमा होने के कारण काले रंग का हो जाता है। जो कॉपर X तत्व है वह क्या है, कॉपर है। और वह कॉपर काले रंग का क्यों हो जाता है, तो कि उस वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उस पर काले रंग के परत जमा हो जाती है, जिसके रंग कारण वह काला हो जाता है। तो यह X है जो भूरा रंग का है, गर्म करेंगे तो यह काला रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, क्योंकि संक्षारण के कारण लोहे की वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। नम वायु में रहने पर लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जो आयरन ऑक्साइड होती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। लोहे को पेंट करने से उस नम वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। लोहे के जो वस्तु होता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे के वस्तुओं को सिंपली में समझे तो पेंट किया जाता है ताकि वह खराब ना हो। यह था क्वेश्चन नंबर 18। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल होता है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, उसको नाइट्रोजन गैस से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो तेल एवं खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित अथवा विकृत गंधिता हो जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं अथवा खाने योग्य नहीं रहते। जबकि कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन गैस ऐसे खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करता। इसी कारण तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की थैलियों एवं बर्तनों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं वह ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाता है, इसी कारण वह खराब होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को ना दोहराने के लिए, ना होने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि यस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, संक्षारण क्या है यह बताना है। तो जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना भी संक्षारण के उदाहरण है। तो यह हो गया इसका आंसर। इसी का लास्ट केवल है विकृत गंधिता। जब तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो वह अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने के बाद उसमें से एक विशेष प्रकार के गंध आने लगती है एवं वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता का उदाहरण है कोई भी खाद्य पदार्थ जो लंबे समय तक खुला रहता है और वह खराब हो जाता है, तो इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। यह रहा इसका आंसर टोटल क्वेश्चन
अभ्यास का करा दिया गया है और पहले से भी इन लोग का पार्ट एक एक पार्ट में भी डीपली समझाया गया है। तो पहला चैप्टर जो था क्लास 10th का रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपका एक शेयर किसी का ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स, लव यू ऑल।